वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां, ठोस पृथ्वी विन्यास के लिए जमा राशि 20 आध्यात्मिक रत्न थी। आकाश ने पहले कमाए हुए रत्नों में से 10 आध्यात्मिक रत्न निकालकर मोटे मुनीम को दिए, जिससे उसे ठोस पृथ्वी विन्यास आरेख और कागज स्याही सामग्री के 10 सेट मिले, जिसकी अंतिम तिथि 20 दिन बाद थी। व्यापार से निकलने के बाद आकाश एक मिठाई की दुकान पर गया और 2 आध्यात्मिक रत्नों में 10 पंचरंगी बर्फी खरीदी। फिर वह सीधा पीठ सिद्धेश्वर पीठ की ओर चल दिया और कुछ टुकड़े मनु दारा और बाकी 2 के साथ साझा किए। पीठ के भोजन का स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता था और तीनों अक्सर कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए ललचाते थे, लेकिन खाने के लिए ज्यादा कुछ उपलब्ध नहीं था। आकाश ने उनकी लालसा को शांत करने के लिए कुछ मिठाइयां खरीदी। कुछ शाम बाद जब आकाश ने दिन के सबक पूरे कर लिए थे, वह अपने शिष्य निवास के अंदर बंद था, ठोस पृथ्वी विन्यास के स्वरूप का अध्ययन करने में तल्लीन था। तभी अचानक उसने किसी को दरवाजा खटखटाते हुए सुना। जैसे ही आकाश ने दरवाजा खोला, उसने बाहर मनु शुभ्रा को खड़ा देखा, जो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। मनु शुभ्रा ने चुपके से एक चिकना कागज का पुलिंदा आकाश को सौंप दिया और फुसफुसाया, यह मैंने खास तुम्हारे लिए बचाकर रखा है, किसी और को मत बताना। यह कहकर उसने सावधानी से चारों ओर देखा और फिर एक चोर की तरह भाग गया। सिद्धेश्वर पीठ में शिष्य निवास छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रावास था, जिसमें एक कमरे में 2 लोग रहते थे। कमरे छोटे थे, जिनमें सिर्फ 2 साधारण लकड़ी के बिस्तर और 2 थोड़े घिसे हुए लकड़ी के डेस्क थे, जो छात्रों के रोजमर्रा के जीवन के लिए काफी थे। सिद्धेश्वर पीठ के भीतर अधिक आरामदायक और शानदार शिष्य निवास भी थे, लेकिन उनके लिए अतिरिक्त आध्यात्मिक रत्न खर्च करने पड़ते थे। मूल रूप से आकाश का एक रूममेट था, लेकिन वह इस साल अपनी पढ़ाई छोड़कर चला गया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह फीस नहीं दे सकता था, उसे बस साधना बहुत नीरस लगी और वह आगे सीखना नहीं चाहता था, इसलिए अब कमरे में आकाश ही अकेला था। आकाश ने दरवाजा बंद किया, अभी भी गर्म चिकने कागज को खोला और अंदर एक ताजा भुनी हुई चिकन लेग पाए। चिकन लेग मुट्ठी के आकार का था, भाप निकल रही थी, थोड़ा जला हुआ था और उसमें से एक लुभावना सुगंध आ रही थी, खासकर उस पर आध्यात्मिक ऊर्जा का हल्का सा निशान था। यह एक दिव्य पशु का मांस था। यह कहीं से चुराया तो नहीं गया है। आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा मांस ऐसी चीज थी जिसे मनु शुभ्रा और अन्य लोग निश्चित रूप से खरीद नहीं सकते थे। मनु शुभ्रा के चोरी छिपे वाले व्यवहार को देखते हुए यह अवश्य ही चुराया गया होगा। आकाश कुछ देर हिचकिचाया, फिर उसने एक टुकड़ा लिया। यह थोड़ा जला और सुगंधित था, लेकिन पूरी तरह से पका नहीं था और बिना मसाला के स्वाद कुछ हद तक फीका था। साधना जगत में भोजन बनाना एक सटीक शिल्प का मामला था। विशेष ज्ञान के बिना कुछ स्वादिष्ट बनाना मुश्किल होता था, क्योंकि साधना जगत में सामग्री तैयार करना चुनौतीपूर्ण था, जैसे मांस का सख्त होना और कुछ जैसे शाकाहारी राक्षसी जानवरों का मांस आग जलाने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति और नर्म होने से पहले बहुत लंबे समय तक भाप देने की आवश्यकता होती थी। आध्यात्मिक मांस की गुणवत्ता बेहतर थी, लेकिन उसे पकाने में भी कुछ प्रयास लगता था। मांस के अलावा अन्य सब्जियां और पौधों पर आधारित व्यंजन स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते थे, लेकिन उनमें भी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी। जब यह ऊर्जा आंतरिक स्वादों के साथ मिल जाती थी, अगर सही ढंग से मेल नहीं खाती, तो स्वाद काफी अजीब हो सकता था। आकाश के हाथ में चिकन लेग को केवल सादगी से भूना गया था, शायद पकड़े जाने के डर से गुप्त रूप से किया गया था, इसीलिए यह उतना स्वादिष्ट नहीं हो सकता था। लेकिन आकाश, जिसने 1 महीने से अधिक समय से मांस नहीं खाया था, वह इतना नखरेबाज नहीं था। कुछ भी खाने को मिल जाए वही काफी था। आकाश ने किसी तरह चिकन लेग खत्म किया, फिर चिकने कागज को जलाने के लिए आग जलाई और सबूत को पूरी तरह से मिटाने के लिए हड्डियों को घर के बाहर एक नाले में फेंक दिया। पेट भर खाने के बाद आकाश ने चिकन मांस में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को पचाने में कुछ समय बिताया, फिर अपना सिर वापस विन्यास के अध्ययन में गाड़ दिया। दरअसल कुछ दिनों बाद आकाश ने सुना कि प्राण शोधन क्षेत्र के कुछ शिष्यों ने एक गुरु की रंगीन मुर्गी चुरा ली थी, उसे साफ किया था और भून कर खा लिया था। गुरु बहुत नाराज हुए, शिष्यों को पकड़ा और उन्हें कड़ी सजा दी। कुछ और दिन बीते और आकाश ने मनु दारा और अन्य 2 को चोट लगे चेहरों और सिर पर 2 बड़ी सूजन के साथ देखा। वे सभी सिद्धेश्वर पीठ के थे और गुरु आसानी से उनका पता लगा सकते थे। वे बच नहीं सकते थे और सजा अनिवार्य थी। हालांकि वे सिर्फ दुखी दिख रहे थे, वे ज्यादातर सतही घाव थे। गुरु वास्तव में बहुत आगे नहीं बढ़े, वे उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। यह सिर्फ एक हल्का फटकार था, जिसमें एक बड़ा सबक था, जो अन्य शिष्यों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम कर रहा था। मनु दारा और उसके 2 साथी दयनीय लग रहे थे, लेकिन ऊंचे और गर्व से खड़े थे, यहां तक कुछ हद तक विजयी भी लग रहे थे। आखिरकार गुरु की नाक के नीचे से मुर्गी चुराना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण शिष्य पूरा कर सके।
जब उन्होंने आकाश को देखा तो उन्होंने दिखावा किया कि वे उसे नहीं जानते हैं, और मनु छोटू ने तो आकाश को एक गुप्त इशारा भी दिया जिसमें उसे यह जताने को कहा कि वह भी उन्हें नहीं जानता। आकाश को यह मजेदार और दुखद दोनों लगा, यह सोचते हुए कि अगली बार जब उसे अवकाश मिलेगा तो वह उनके लिए कुछ और मिठाइयां खरीदेगा। अगले 10 दिवसीय अवकाश में अभी भी 7 दिन बाकी हैं और आकाश को मोटे मुनीम से विन्यास सामग्री प्राप्त हुए 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन ठोस पृथ्वी विन्यास की उसकी समझ सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। ठोस पृथ्वी विन्यास में विन्यास के पैटर्न कुछ ऐसे थे जिन्हें आकाश ने पहले नहीं सीखा था, और वे पीठ द्वारा सिखाए गए पृथ्वी श्रृंखला के मूल विन्यास पैटर्न की तुलना में काफी अधिक जटिल थे, जिसने उन्हें समझना काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। इसके अलावा ठोस पृथ्वी विन्यास 4 विन्यास पैटर्न से बना था और इसके लिए दिव्य चेतना के उच्च स्तर की आवश्यकता थी। विन्यास पैटर्न को याद रखना आकाश के लिए बहुत कठिन नहीं था, लेकिन जब शिलाखंड पर अभ्यास किया जाता था तो उसकी दिव्य चेतना की खपत काफी अधिक होती थी और गलतियां करना बहुत आसान होता था। या तो खींचे गए विन्यास पैटर्न एक प्रभावी विन्यास में संयोजित नहीं होते थे, या विन्यास पैटर्न बस अमान्य होते थे और आध्यात्मिक शक्ति को व्यक्त नहीं कर सकते थे। लगभग 10 दिनों तक इसमें भटकने के बाद भी आकाश को अभी भी कोई संकेत नहीं मिला, और कई बार जब वह समझ गया लगता था तो भी ड्राइंग शुरू करते ही वह गलतियां कर देता था। आखिरकार कोई अन्य विकल्प न होने पर आकाश ने प्रशिक्षक वर्मा से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। एक दिन जब प्रशिक्षक वर्मा ने अपनी कक्षा समाप्त कर ली थी और अपने डेस्क को व्यवस्थित कर रहे थे तो शिष्य जोड़े और समूहों में बिखर गए। आकाश कुछ बुनियादी पृथ्वी श्रृंखला के विन्यास पैटर्न के साथ प्रशिक्षक वर्मा के पास गया और विनम्रतापूर्वक सलाह मांगी। प्रशिक्षक, मैं इन पृथ्वी श्रृंखला के विन्यास पैटर्न के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हूं, मैं आपका मार्गदर्शन जानना चाहूंगा। आकाश द्वारा प्रस्तुत विन्यास पैटर्न को देखकर प्रशिक्षक वर्मा ने कहा, ये बुनियादी पंच तत्व विन्यास से पृथ्वी श्रृंखला के विन्यास पैटर्न है और वे बल्कि मानक और सार्वभौमिक पैटर्न है। आपके लिए उन्हें बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। यदि आप उन्हें अच्छी तरह से नहीं बना सकते हैं तो अधिक अभ्यास ही कुंजी है। पीठ द्वारा सिखाए गए पृथ्वी श्रृंखला के विन्यास पैटर्न बहुत बुनियादी थे और निश्चित रूप से वे आकाश के लिए कठिन नहीं थे। हालांकि वह जो पूछना चाहता था वह वास्तव में कुछ और था। आकाश ने ठोस पृथ्वी विन्यास से कई पृथ्वी श्रृंखला के विन्यास पैटर्न निकाले और कहा, मैं संयोग से इन विन्यास पैटर्न से गुजरा और देखा कि वे पाठ्य पुस्तकों में उन लोगों से अलग हैं, लेकिन मैं ठीक से यह नहीं बता सकता कि क्या विशिष्ट रूप से अलग है। इसके अलावा उन्हें बनाते समय मैं आसानी से गलतियां करता हूं। मुझे यकीन नहीं है कि समस्या कहां है। प्रशिक्षक वर्मा ने एक नजर डाली और थोड़ा हैरान होकर कहा, ये भिन्न पंच तत्व विन्यास पैटर्न है। वे पीठ द्वारा औपचारिक रूप से सिखाए गए मानक पैटर्न से अलग हैं, वे मानकीकृत नहीं है और बहुत सार्वभौमिक नहीं है। ऐसे विन्यास पैटर्न बनाने के लिए आपको अपनी ब्रशरचना को बदलना होगा और अनुक्रम भी मानक विन्यास पैटर्न से अलग है। मूल रूप से इन स्ट्रोक के अनुक्रम को समायोजित करने की आवश्यकता है। एक कागज का टुकड़ा लेते हुए प्रशिक्षक वर्मा ने समझाया और साथ ही अनौपचारिक रूप से कुछ विन्यास पैटर्न बनाए। यह सुनकर आकाश को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। विन्यास पैटर्न बनाने का तरीका कुछ हद तक सुलेख के समान था, जहां मानक मॉडलों के साथ साथ विभिन्न विशिष्ट पैटर्न होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में ब्रशरचना में थोड़े बदलाव होते हैं। ये भिन्न विन्यास पैटर्न अनगिनत थे और वर्गीकरण योग्य नहीं थे। यही वजह है कि सामान्य तौर पर पीठ केवल मानक वाले ही सिखाती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि विन्यास गहन रूप से जटिल है, उनके भीतर के मोड़ और मोड़ बहुत अधिक है। अगर मैंने प्रशिक्षक से नहीं पूछा होता तो 2 सिरों के साथ भी मैं इसे समझ नहीं पाता। आकाश ने चुपके से मन ही मन शिकायत की। इन विन्यास पैटर्न को एक साथ जोड़कर एक वास्तविक विन्यास बनाने के लिए इस तरह के एक विन्यास के बारे में क्या? आखिरकार आकाश ने ठोस पृथ्वी विन्यास का विन्यास आरेख निकाला और उसे दिखाया। प्रशिक्षक वर्मा ने उस पर एक नजर डाली और उसे तुरंत पहचान लिया, अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए, यह ठोस पृथ्वी विन्यास है। और फिर आकाश को देखते हुए उन्होंने जारी रखा, आपके लिए इसे अभी देखना बहुत जल्द है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप इस समय बनाने में सक्षम है। मैं बस उत्सुक हूं और इसके पीछे के तर्क को समझना चाहता हूं। आकाश ने ईमानदारी से पूछा। ठीक है, हाँ, आपके लिए कुछ चीजें पहले से सीखना भी अच्छा है। प्रशिक्षक वर्मा का मनोबल बढ़ गया। हर दिन बुनियादी विन्यास पैटर्न सिखाना कुछ हद तक नीरस था और अब उन्हें एक ठोस विन्यास पर चर्चा करने का दुर्लभ अवसर मिला था, जिससे वह स्पष्ट रूप से अधिक उत्साहित हो गए। विन्यास पैटर्न को व्यवस्थित और जोड़कर बनाए जाते हैं। सरल विन्यास में सरल पैटर्न होते हैं और संख्या में कम होते हैं, जबकि अधिक जटिल विन्यास में अधिक पैटर्न शामिल होते हैं, उनके व्यवस्था, स्थानिक प्रतिनिधित्व और अंतर संबंध में एक परिष्कृत सद्भाव के साथ। ठोस पृथ्वी विन्यास में 4 पैटर्न होते हैं और पैटर्न को एक विशिष्ट अनुक्रम और अभिविन्यास में बनाने की आवश्यकता होती है, शेष कियन और कुन पदों के साथ।
प्रशिक्षक वर्मा ने बड़े उत्साह से बात की और आकाश ने समान रुचि के साथ सुना। यहां तक कि सबक खत्म होने के बाद भी प्रशिक्षक वर्मा कुछ हद तक रुकने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे। फिर उन्होंने चेतावनी दी, विन्यास का मार्ग विशाल और जटिल है, आपके लिए इसका कुछ हिस्सा पहले से समझना अच्छा है। पीठ जो सिखाती है वह केवल बुनियादी बातों का आधार है, उसे प्राथमिक भी नहीं माना जाता है। एक सच्चे विन्यास मास्टर बनने के लिए आवश्यक कठिनाई और प्रयास आपकी वर्तमान कल्पना से परे है। प्रशिक्षक वर्मा एक पल के लिए रुके, फिर जोड़ा, साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप अति न करें। अंधाधुंध रूप से ऐसे विन्यास बनाने का प्रयास करना जो आपकी समझ से परे हैं, खतरनाक हो सकता है। उन्हें देखना ठीक है, लेकिन यदि आप वास्तव में उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं तो अपनी दिव्य चेतना को समाप्त करना बहुत आसान है, जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आकाश ने सिर झुकाया और कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है, धन्यवाद प्रशिक्षक। आकाश वापस गया और प्रशिक्षक वर्मा के सुझाव के अनुसार विन्यास पैटर्न को कई बार बनाने की कोशिश की और वास्तव में उसने अचानक ज्ञान की भावना महसूस की। उस रात सोने से पहले जब वह शिलाखंड पर अभ्यास कर रहा था तो उसकी समझ भी उल्लेखनीय रूप से तेजी से सुधरी। कुछ पहलू जो वह पहले नहीं समझ पाया था, उन्हें कई बार बनाने के बाद और अधिक स्पष्ट हो गए। जब तक उसने बुनियादी विन्यास पैटर्न में महारत हासिल कर ली, तब तक उनके कुछ बदलावों को सीखना बहुत मुश्किल नहीं था। मुश्किल हिस्सा मार्गदर्शन की कमी थी। इसके बिना आकाश उस दिशा में अन्वेषण करने के बारे में नहीं सोचता और इस प्रकार खुद को फलहीन चिंतन में फंसा हुआ पाता। एक और दिन परिचित होने के बाद, कक्षा के बाद तीसरे दिन की शाम को आकाश ने आधिकारिक तौर पर ठोस पृथ्वी विन्यास का प्रयास करना शुरू कर दिया। बनाने का प्रारंभिक प्रयास सुचारू नहीं था, लेकिन कुछ ठोकर खाने के बाद वह आखिरकार इसे पूरा करने में कामयाब रहा, हालांकि इसमें थोड़ा लंबा समय लगा। 4 पैटर्न वाले ठोस पृथ्वी विन्यास के लिए आकाश को इसे खत्म करने में 1.5 घंटा लगा और उसकी दिव्य चेतना की अत्यधिक खपत के कारण उसे 2 और घंटे आराम करने की आवश्यकता थी। जब तक आकाश ने ठोस पृथ्वी विन्यास पूरा कर लिया था, तब तक रात के 1 बज चुके थे। जांच करने के बाद आश्चर्यजनक रूप से उसने पाया कि उसने एक गलती की थी। आकाश ने आह भरी। उसने पूरी रात केवल एक विन्यास बनाया था और वह भी गलत था। 5 दिनों में 10 विन्यास पूरे करने के लक्ष्य के साथ अब समय तंग था। मुझे क्या करना चाहिए? कुछ सोचने के बाद आकाश के पास कुछ साधना कक्षाओं को छोड़ने की कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साधना के इतिहास और सामान्य ज्ञान पर कक्षाएं निश्चित रूप से नहीं छोड़ी जा सकती थी, क्योंकि वे किसी के क्षितिज और साधना के अनुभव का विस्तार कर सकती थी। रस विद्या और मुद्रा बनाने के लिए जड़ी बूटियों और मुद्रा जेट पत्थरों को खरीदने के लिए आध्यात्मिक रत्नों को खर्च करने की आवश्यकता होती थी, और उसे पीठ से रस विद्या भट्टियों को भी किराए पर लेना पड़ता था, जिसने इन कक्षाओं को महंगा बना दिया था। इसलिए आकाश ने उनमें से कुछ को चुनिंदा रूप से छोड़ दिया। वैसे भी साधना के इन आध्यात्मिक रत्न खर्च करने वाले क्षेत्रों में उसकी बहुत अधिक संभावना नहीं थी। उसके बाद वह काया शोधन की सभी कक्षाओं को छोड़ सकता था। साधक साधना तकनीकों के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्ति विकसित करते हैं और हमलों के लिए साधना कौशल के साथ इसमें हेरफेर करते हैं। साधना कौशल के 2 प्रमुख प्रकार हैं, जादू आधारित और मार्शल आर्ट आधारित। जादू में हमलों के लिए मंत्र बनाने के लिए दिव्य चेतना का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्ति का नियंत्रण शामिल है, जबकि मार्शल आर्ट करीबी मुकाबले के लिए शरीर की क्षमता को उजागर करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को चैनलाइज करने पर निर्भर करता है। जो जादू का अभ्यास करते हैं उन्हें आध्यात्मिक साधक के रूप में जाना जाता है, और जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उन्हें काया साधक के रूप में जाना जाता है। प्राण शोधन क्षेत्र में कम आध्यात्मिक साधक और अधिक काया साधक हैं। सिद्धेश्वर नगर में अधिकांश साधक राक्षस शिकार करके अपनी आजीविका कमाते हैं, और चूंकि आध्यात्मिक साधक शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और शिकार के लिए कम उपयुक्त होते हैं, इसलिए अधिकांश मुक्त साधक काया साधना का मार्ग चुनते हैं। इस कारण से सिद्धेश्वर पीठ ने विशेष रूप से एक काया शोधन पाठ्यक्रम खोला ताकि शिष्य शुरू में ही अपने भौतिक शरीर को मजबूत कर सके। लेकिन आकाश काया शोधन में सक्षम नहीं था। उसने अपने पिता रविशंकर रवि बाबू की काया शोधन की प्रतिभा को विरासत में नहीं मिला था। इसके बजाय वह अपनी मां मीरा की तरह था, कम उम्र से ही कुछ हद तक शारीरिक रूप से कमजोर था, और उसका संविधान मीरा से भी अधिक नाजुक था। खुबानी 1 हॉल में रस विद्या मास्टर वृद्ध श्रीमान फेन के अनुसार, एक साधक स्वर्गीय ताओ का अनुसरण करते हुए पैदा होता है, जहां दिव्य चेतना और शरीर अपेक्षाकृत संतुलित होते हैं। जब आकाश 2 जन्मों की यादों के साथ पैदा हुआ था तो उसकी सहज दिव्य चेतना बहुत मजबूत थी, जिससे दिव्य चेतना और शरीर के बीच असंतुलन पैदा हो गया था। नतीजतन आकाश कमजोर पैदा हुआ और अक्सर बीमार रहता था। वह 100 किलोग्राम के पत्थर के कड़ाहे को भी नहीं हिला सकता था, जिसे दूसरे आसानी से उठा सकते थे। उसकी उम्र के साधकों में अधिकांश एक सिर लंबे और उससे कहीं अधिक मजबूत थे।
हालांकि आकाश पतला था, उसे नाजुक विशेषताओं, एक सौम्य व्यवहार, लाल होंठ और सफेद दांतों का आशीर्वाद मिला था, जो 10 साल की उम्र में एक चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़िया जैसा दिखता था। यह उपस्थिति खराब नहीं थी, लेकिन आकाश को अभी भी लगा कि एक असली आदमी को मजबूत और प्रभावशाली होना चाहिए, जैसे उसके पिता, जो एक वीर उपस्थिति और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ लंबे थे। आकाश के सपनों में उसे एक सफेद वस्त्र पहने हुए अतुलनीय साधना तकनीकों का अभ्यास करते हुए होना चाहिए, जिसमें एक भाला एक अजगर की तरह निकलता है, जो 10,000 दुश्मनों के खिलाफ अकेले एक दर्रे को पकड़ने में सक्षम है। दुर्भाग्य से ऐसे दृश्य केवल सपनों में ही देखे जा सकते थे। ओह, सही है। आकाश को याद आया कि उसके सो जाने के बाद उसकी दिव्य चेतना स्वचालित रूप से उसके चेतना सागर में प्रवेश कर जाएगी और वह सपने नहीं देख पाएगा। वह प्रशिक्षक जो शिष्यों को काया शोधन सिखाता था, उसने मूल रूप से आकाश के साथ बहुत सख्त होने का इरादा किया था, लेकिन आकाश ने कई बार पत्थर के कड़ाहे को हिलाने की कोशिश की बिना वो हिलने के, और इसके बजाय अपनी बाह को मोड़ लिया, तो प्रशिक्षक उसके प्रति बहुत अधिक उदार हो गया। साधना बस ऐसी ही थी, कभी कभी प्रयास समस्या का समाधान नहीं कर सकता था। प्रशिक्षक को भी आकाश के लिए बहुत समझ थी। स्वर्गीय ताओ आपके लिए एक खिड़की बंद कर देता है, शायद इसलिए कि वह चाहता है कि आप एक और दरवाजा आजमाएं, न कि आपको दीवार से अपना सिर टकराते रहने दें। इसलिए आकाश ने चुनिंदा रूप से कुछ कक्षाओं को छोड़ दिया, और जो समय उसने निचोड़ा, उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और ठोस पृथ्वी विन्यास बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 5 दिन बाद, उसके दशकीय आराम के दिन, आकाश ने अंततः सामग्री के 10 सेटों का उपयोग कर लिया और उनमें से 6 के साथ सफल रहा। उसने कोई पैसा नहीं खोया और 4 आध्यात्मिक रत्न भी कमाने में कामयाब रहा, जिसने आकाश को काफी संतुष्ट किया। आकाश ने एक दिन के दशकीय अवकाश का फायदा उठाया और उत्तर गली पर नियति मिलन में गया ताकि मोटे मुनीम को उसके द्वारा बनाए गए ठोस पृथ्वी विन्यास दिए जा सके। मुनीम ने उन्हें देखा और आकाश से कहा, तुम्हारे भाई की विन्यास विधि में नींव वास्तव में थोड़ी खराब है, लेकिन वह काफी तेजी से सीखता है। ये कई विन्यास पिछले वाले की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर है, लेकिन मुनीम ने पहले विन्यास को फिर से उठाया और उसकी आलोचना की। यह विन्यास एक शुरुआती की तरह बनाया गया है, कुछ बुनियादी विन्यास पैटर्न भी धक्कों और ठोकरों के साथ बनाए गए हैं। आकाश मुनीम की बड़बड़ाहट का आदी था, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। इससे भी अधिक, मुनीम उसके भाई के बारे में बात कर रहा था, उसका उससे क्या लेना देना था। उसका कोई भाई नहीं था। आकाश सीधे मुद्दे पर आया, क्या इसे आध्यात्मिक रत्नों के लिए बदला जा सकता है? मुनीम ने आकाश पर आंखें घुमाई, लेकिन फिर भी उसके लिए 4 आध्यात्मिक रत्न गिने, अपने भाई से कहना कि अगली बार बेहतर बनाए। हम आध्यात्मिक रत्न प्राप्त करने के बाद आकाश ने बार बार सिर हिलाया। आकाश ने इन 4 आध्यात्मिक रत्नों का उपयोग कुछ मिठाइयां खरीदने के लिए किया, खुद 2 टुकड़े खाए और 2 टुकड़े पीछे छोड़ दिए, बाकी मनु, दारा और अन्य को दे दिए। मनु, दारा और उसके 2 दोस्त इतने सारे मिठाइयां देखकर बहुत प्रभावित हुए और आकाश से पूछा कि क्या वह अभी भी मांस खाना चाहता है, यह उल्लेख करते हुए कि उन्होंने एक गुरु को एक रंगीन और मोटा बत्तख पालते हुए देखा था। आकाश को सिरदर्द हुआ और उसने उन्हें अब चोरी न करने के लिए कहा, अन्यथा अगर पीठ ने उनके माता पिता को सूचित किया तो उन्हें घर जाने पर मार पड़ेगी। तभी मनु, दारा और उसके दोस्तों ने अनिच्छा से विचार छोड़ दिया। उसके बाद आकाश ने 2 महीने से अधिक समय तक ठोस पृथ्वी विन्यास बनाना जारी रखा। जितना अधिक उसने बनाया, उतना ही अधिक उसने महारत हासिल की। पहले एक ठोस पृथ्वी विन्यास बनाने में दिव्य चेतना को आराम करने और बहाल करने के लिए समय सहित लगभग 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब इसमें केवल 1.5 घंटा लगता था। पहला, क्योंकि अभ्यास परिपूर्ण बनाता है, विन्यास पैटर्न की गहरी समझ और महारत, उन्हें बनाने में कम समय लगता है। दूसरा, दिन रात विन्यास विधि का अभ्यास करना, लगातार दिव्य चेतना का उपभोग करना, पुनर्प्राप्त करना और उपयोग करना, अदृश्य रूप से आकाश की दिव्य चेतना की शक्ति को बढ़ाया। उसकी दिव्य चेतना पहले की तुलना में काफी मोटी हो गई थी। मजबूत दिव्य चेतना होने से विन्यास बनाने के लिए बहुत फायदेमंद था। ठोस पृथ्वी विन्यास की सफलता दर 80 से 90% तक पहुंच गई थी और कभी कभी वह सभी 10 सेटों के साथ सफल हो सकता था। वह विन्यास के प्रत्येक सेट के लिए 2 आध्यात्मिक रत्न कमा सकता था और इन 2 महीनों में अपने दैनिक खर्चों में कटौती करने के बाद भी आकाश ने कुल 100 आध्यात्मिक रत्न कमाए थे। आकाश ने 200 आध्यात्मिक रत्न बचाने की योजना बनाई और फिर पीठ में जाकर एक मध्यम ग्रेड निम्न रैंक साधना तकनीक का चयन करने की योजना बनाए। वह अपने चयन के बाद अपने माता पिता से बात करेगा, क्योंकि अन्यथा वे निश्चित रूप से कहेंगे कि वे आध्यात्मिक रत्न प्रदान करेंगे और आकाश को अपने आध्यात्मिक रत्नों को अपनी साधना के लिए या भविष्य के उपयोग के लिए रखना चाहिए, जैसे कि एक साधना साथी से शादी करना या एक गुफा निवास खरीदना। क्या आप चाहते हैं कि मैं आकाश की इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या कुछ और लिखूं?